हेलो अगेन। पिछले पार्ट में मैंने आपको आखिरी में जो कुछ समझाया था उसमें कमेंट में किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ते हैं तो नेट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाएगा, और अगर एक्सचेंज रेट घटते हैं तो नेट एक्सपोर्ट कैसे घट जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अमेरिका में डॉलर चलता है और हमारे इंडिया में रुपया। ठीक है। सपोज अमेरिका की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, यानी एक्सचेंज रेट उनका कम हो गया, तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंडिया अमेरिका से कुछ खरीदता है, सपोज चॉकलेट्स खरीदता है, एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये चॉकलेट्स 5 चॉकलेट वो खरीदता है $1 में, तो इंडिया को कितने पैसे देना पड़ेंगे? ₹70 देना पड़ेंगे। $1 की वैल्यू अगर ₹70 है अभी, तो ₹70 में हमें ये 5 चॉकलेट हमें मिल जाएंगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट, और ₹70 जा रहे हैं। ओके। लेकिन जब करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, एक्सचेंज रेट कम हो गए, तो वही 5 चॉकलेट हमें ₹50 में मिल गई, क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो गई है। अब $1 में जो 5 चॉकलेट मिलती थी, वो $1 ₹50 का हो गया है। तो इंडिया वालों के लिए तो फायदा है, क्योंकि उनको अब सस्ती चीजें मिलने लगी हैं पहले के कंपैरिजन में। तो हुआ क्या है, इंडिया वालों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ₹20 जेब में आ गए उनके। चॉकलेट तो उतनी खरीदी है $1 की उन्होंने, लेकिन अब ₹20 बच गए। यानी कि हमारा इंपोर्ट अब बढ़ेगा। जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तो आप चीजें और इंपोर्ट करोगे। परचेजिंग पावर है, तो वो जो ₹20 आपके पास बचे हैं, उससे शायद आप एक चॉकलेट या 2 चॉकलेट और खरीद लो, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए। अब समझिए कि अगर हमसे अमेरिका कुछ खरीदता है, सपोज एक बाइक खरीदता है, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है $1000। ₹70,000 की बाइक है हमारी, तो वो $1000 हमको देता है। लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गए हैं, तो क्या होगा? उनका $1000 अब $950 कहलाएगा, और देना उनको ज्यादा है, तो उनको इसमें और डॉलर्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी अब उनके लिए बाइक महंगी हो गई है। मतलब इंडिया से कोई भी चीज अब खरीदोगे तो महंगी पड़ेगी, तो मत खरीदो, कहीं और से खरीदो। तो जब कोई हमारा माल नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। और ये तो हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट जब कम हो, इंपोर्ट ज्यादा हो, तो नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट हमारे गिर जाएंगे। दैट्स इट। तो मॉडल पर आते हैं। तो बेसिक्स हमने उस समय कर लिया था। अब बेसिक्स का पार्ट 2 है, या हम इसको ऐसा कहें कि अब ये ISLM BP कर्व या मंडल फ्लेमिंग मॉडल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ISLM BP कर्व, ये मॉडल असल में एक तरीके का डिफरेंस है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के बीच में। यानी कि जो कैपिटल मोबाइल हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है या इम्परफेक्टली हो रहा है, क्योंकि परफेक्टली दिया था मंडल ने और इम्परफेक्टली दिया था फ्लेमिंग्स ने। तो अभी हम जो रॉबर्ट मंडल ने बताया था उस पर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी चीज हमको ये देखनी है कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये कैसे काम करते हैं। मतलब एक सिचुएशन में दो सिचुएशन है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें किस तरीके से ये कर्व काम करता है। तो सबसे पहले हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लेते हैं, और इसमें भी अब एक और चीज है, हम मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। इसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी पर भी करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड किया गया, यानी गवर्नमेंट ने, RBI ने मनी सप्लाई को बढ़ाया। फिस्कल पॉलिसी में स्पेंडिंग्स होती गवर्नमेंट की, कोई प्रोजेक्ट लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को बैंकों के थ्रू, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू एक्सपेंड किया जाता है। सपोज मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन आया तो क्या होगा? ये कर्व आप देख रहे हैं, इसमें LM कर्व लिक्विडिटी ऑफ मनी से रिलेटेड है। ये बढ़ जाएगा आगे की तरफ, राइट हैंड साइड। यानी कि पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था E0 था, वो अब E1 हो गया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट था
जहां हम सेटिस्फाइड थे, क्योंकि यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एलएम कर्व और आईएस कर्व तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल रहे थे एंड हमारी इकोनॉमी सही चल रही थी। लेकिन जब एक्सपेंशन हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया और ये पॉइंट बीपी कर्व के नीचे है, इसलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये डेफिसिट है, यानी कि यहां पर हमें कमी हो गई है। हमारे पास एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आउटपुट गिरने लगेगा। तो गवर्नमेंट बीच में आएगी। गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक करेंसी को खरीदेगी, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। ये ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसलिए डेफिसिट होने पर भी हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं गिरेगी, क्योंकि ये रेट्स फिक्स हैं। तो गवर्नमेंट इसमें एक काम कर सकती है कि वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को उसी रेट पर खरीद लेगी और फॉरेन करेंसी को उन्हीं के एक्सचेंज रेट पर बेच देगी। तो हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा फॉरेन से, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आ जाएगी और जो मनी सप्लाई हमने की हुई है वो रुक जाएगी। तो ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी E1 से E2 की तरफ चला जाएगा और हम फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कहना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को हमने बढ़ाया, उसका कोई फायदा नहीं मिला हमको। तुरंत गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ाने से हम डेफिसिट में आ गए, तो ये फायदेमंद डील नहीं रही ऐसी स्थिति में जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो। तो दूसरी स्थिति हम देखते हैं। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रखा है हमने, लेकिन हम फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहां क्या होगा? ये है एलएम कर्व और ये आईएस कर्व। फिस्कल पॉलिसी में जब एक्सपेंशन होता है तो आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, यानी पहले हमारे पास E0 था और इस पहले वाले एलएम कर्व पे E1 आ गया, E0 से E1 आ गया, यानी हम ऊपर पहुंच गए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस हो गया और एक्सचेंज रेट भी फिक्स हैं, तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट वे में। वो क्या करेगी? वो परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को और डोमेस्टिक करेंसी को बेच देगी, क्योंकि अब हमारे पास सरप्लस है, तो हम परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी को हम और फ्लो में लाएंगे ताकि हमारे लोगों के पास पैसा आए। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, क्योंकि अब डोमेस्टिकली करेंसी बह रही है, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। जब करेंसी ने बहना शुरू किया, हमारी इकोनॉमी में आई, तो एलएम कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ और जैसे ही वो शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पे आ गया। यानी फिस्कल पॉलिसी की वजह से हमको सरप्लस मिला और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन करके उसको इक्विलिब्रियम पे लाए। तो फिस्कल पॉलिसी हमारे काम की हुई इस सिचुएशन में। तो परफेक्टली काम कर रही है वो इस कंडीशन में, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी की वजह से हम ऊपर तो गए, लेकिन वो ज्यादा सरप्लस हो जाएगा अगर, तो फिर बाद में इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए उसको गवर्नमेंट नीचे ले आती है फिर। तो फिस्कल पॉलिसी हमारे काम की हुई ऐसी सिचुएशन में। अब आते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी तो है, लेकिन एक्सचेंज रेट अपन ने फ्लेक्सिबल कर दिए। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड करें तो क्या होगा? ये सिचुएशन आएगी। इसमें जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड होगी तो एलएम कर्व एलएम डैश पे आ जाएगा, यानी जो पहले E0 था इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब वो क्या हो गया? E1 हो गया। ओके, मगर ये तो डेफिसिट की कंडीशन है, तो प्रॉब्लम हो गई। एक बात। दूसरी बात, जब वो डेफिसिट की प्रॉब्लम है और एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है, तो अब एक्सचेंज रेट भी गिर जाएंगे, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। तो क्या होगा? हमारी चीजें सस्ती बिकेंगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। लोग बाग हमारे सामानों को जल्दी जल्दी ज्यादा खरीदेंगे। पहले 10 रुपए में 4 प्रोडक्ट खरीदते थे, अब 10 रुपए में उनको 6 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? आईएस कर्व आईएस डैश की तरफ बढ़ जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम E2 पे आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन, जब फिस्कल पॉलिसी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमने आईएस से आईएस डैश पे ले आई, यानी E0 से E1 पे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। एलएम कर्व वही का वही है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया, तो यहां पे हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारे प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएंगे,
हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। हम इंपोर्ट तो ज्यादा करेंगे क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि फॉरेनर्स को अब हमारा प्रोडक्ट महंगा लगने लगा। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या होगा, हम आईएस डैश कर्व से वापस आईएस पे आ जाएंगे। और फिर इक्विलिब्रियम, जो चारों केस देखे हमने, इसके बेसिस पर रॉबर्ट मंडल ने एक अपनी इम्पॉसिबल ट्रिनिटी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कंट्री के पास केवल दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते, कि वो कैपिटल फ्लो भी उनके पास अच्छे से हो रहा हो फ्रीली, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी हो और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी हो और वो काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। नेशन इसका एक साइड चुन सकती है और दूसरा कोना उसको गिव अप करना पड़ेगा, यानी छोड़ देना होगा दूसरी कंट्री के लिए। यानी अगर यूएस ये साइड लेती है तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को छोड़ देगी। अगर हांगकांग इस साइड को लेती है तो उसको इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी छोड़ना पड़ेगी। और अगर चाइना ये लेती है तो उसको फ्री कैपिटल फ्लोज छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली मंडल का जो मॉडल है वो ये रिलेशनशिप बताता है कि जो एक्सचेंज रेट हैं और आउटपुट हैं शॉर्ट टर्म में, उनमें क्या रिलेशन है। तो मंडल ने ये आर्ग्यूमेंट रखा था कि किसी भी इकोनॉमी में अगर उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है और फ्री मूवमेंट भी रखना है कैपिटल की, और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट रखना है, यानी कि उसका कोई असर ना हो, तो ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है।